कल हमने जो चैप्टर देखा था वो सुदर्शन जी का बात अठन्नी की देखी थी और हम क्लास 10th ICSE बोर्ड का ये 10th का कर रहे हैं और इसमें हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम जो चैप्टर देखेंगे वो सियाराम शरण गुप्त जी का चैप्टर है और चैप्टर का नाम है काकी। तो बहुत अच्छी कहानी है काकी पर ये। तो यहाँ पे लिखने वाले कौन है उनका नाम आपको ध्यान में रखना है कि काकी जो कहानी है यहाँ पे लगी हुई ये सियाराम शरण गुप्त जी का है। तो ये हिंदी के जाने माने साहित्यकारों में गिने जाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो हमारे राष्ट्र कवि रहे हुए हैं मैथिली शरण गुप्त जी, उनके ये छोटे भाई यानी कि उनके अनुज थे। तो आइए देखते हैं सियाराम शरण गुप्त जी के बारे में। सियाराम शरण गुप्त जी का जन्म झांसी के निकट चिरगांव में सन 1895 में हुआ था। आप राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के अनुज हैं। ध्यान दीजिएगा, इतने पॉइंट आपको अगर ध्यान में हैं तो आप अगर इनका जीवन परिचय लिखने को आ जाता है तो एक आप 2-4 बिंदुओं से अच्छा खासा प्रश्न वहाँ पे लिख सकते हैं। ये क्या थे सियाराम शरण गुप्त? ये राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी के अनुज थे, छोटे भाई थे। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने घर पर ही गुजराती, अंग्रेजी और हिंदी भाषा सीखी है। यानी कि प्रारंभिक शिक्षा जो थी ये इन्होंने पूरी की और उसके बाद अपने घर पे रहते हुए गुजराती, अंग्रेजी और हिंदी भाषा इन्होंने सीखी। गुप्त जी यानी कि सियाराम शरण गुप्त विश्व प्रेम, विश्व शांति, सत्य और अहिंसा से आजीवन प्रभावित रहे। इनके साहित्य में दरिद्रता, कुरीतियों के विरुद्ध आक्रोश जैसे भावों की बहुलता है। गुप्त जी को दीर्घकालीन साहित्य सेवाओं के लिए सन 1962 में, ये देखिए जो दीर्घकालीन जो साहित्य को इन्होंने सेवा दी है उसके लिए 1962 में इनको सरस्वती हीरक जयंती जो मनाई जाती है, सरस्वती हीरक जयंती, उसके अवसर पर इनको सम्मानित किया गया। इन्हें नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी द्वारा सुधाकर पदक से विभूषित किया गया। ये इनको एक पदक दिया गया है, सुधाकर पदक। और ये सुधाकर पदक इनको किसने दिया है? तो नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा दिया गया है। ठीक है, ये जो नागरी प्रचारणी सभा है ये 9th में पढ़ने वाले बच्चों के द्वारा, जिसमें श्याम सुंदर दास जो हैं वो मुख्य रूप से आते हैं। तो ये बच्चों की ही उपज है नागरी प्रचारणी सभा को यहाँ खोलने की, तो ध्यान में रखेंगे। तो नागरी प्रचारणी सभा ये 1993 में खुली थी और फिर एक नागरी प्रचारणी पत्रिका आई थी 1996 में। तो ये जो बात हो रही है ये नागरी प्रचारणी सभा की है और ये बनारस में है और उसी में से एक जो विभूषण दिया गया इनको वो है सुधाकर पदक। ये उनके द्वारा दिया गया। 9 मार्च 1963 में इनका क्या हो गया था? निधन हो गया था। अनाथ, आद्रा, दूरबादल ये इनके क्या हैं? ये इनके काव्य खंड हैं। क्या क्या? अनाथ, आद्रा, दूरबादल ये इनके काव्य खंड है। मानुसी जो है ये इनका क्या है? कहानी संग्रह है। पुण्य पर्व इनका क्या है? नाटक है। अनुरूपा तथा अमृतपुत्र ये इनका क्या है? कविता संग्रह है। ठीक है, अनुरूपा तथा अमृतपुत्र ये इनका कविता संग्रह है। नारी और गोद, नारी गोद इनके उपन्यास हैं। नारी गोद, यहाँ पे एक और उपन्यास इनका मिलता है, नारी गोद और अंतिम आकांक्षा, ये इनके क्या है? उपन्यास हैं। झूठ सच इन्होंने निबंध संग्रह लिखा है। झूठ सच क्या है? इनका निबंध संग्रह है। और ऐसे ही मिलता जुलता एक झूठा सच करके रचना आती है, वो यशपाल की है। यहाँ पे झूठ सच है, झूठा सच नहीं है, झूठ सच है। तो झूठ सच जो है वो निबंध है सियाराम शरण गुप्त जी का। गुप्त जी की भाषा कैसी है? सरल, सहज और व्यावहारिक इनकी भाषा है। तो ये हमने जाना सियाराम शरण गुप्त के बारे में। 2-4 इनकी रचनाएं ध्यान में रख लीजिए, इनकी जन्म, इनकी मृत्यु और कहाँ हुआ था और किसके भाई थे और नागरी प्रचारणी के द्वारा क्या सम्मान इनको दिया गया है, सुधाकर पदक, ये आप ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद 62 में इनको सरस्वती हीरक जयंती के अवसर पर जो इन्होंने साहित्य में अपना दीर्घकालीन साहित्य में अपना जो योगदान दिया था उसके लिए इनको सम्मान दिया गया। ये महत्वपूर्ण बातें हैं, बट 2-4
चार बातें करके, एक दो रचनाएं इनकी याद रख के इंक्लूड करके आप इनके बारे में लिख सकते हैं। आगे जो आपकी कहानी लगी हुई है उसको हम पढ़ते हैं। सियाराम शरण गुप्त जी की कहानी लगी है काकी। इसको देखिए, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कहानी चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लेंगे, चाहे जो भी प्रश्न उसमें से पुट होगा वो आप आराम से लिख लेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आपको वहाँ पे गद्यांश दिया जा रहा है, ये गद्य खंड से आपके गद्य और पद्य करके दो भागों में डिवाइड है। तो गद्य में से आपको एक प्रश्न करना ही करना है और एक पद्य भाग से भी करना है। फिर एक भाग आपका व्याकरण का है, उससे आपको एक गद्यांश करना पड़ेगा और एक गद्यांश के साथ साथ आपको गद्यांश की प्रश्नोत्तरी रहेगी और एक आपका शायद पत्र लेखन रहेगा और एक उसके साथ आपके व्याकरण के थोड़ा सा, चाहे वो विशेषण है, चाहे पर्यायवाची है, चाहे ये है, एक खंड आपका ये व्याकरण वाला अलग हो जाएगा। जहाँ हम हिंदी की बात कर रहे हैं आपकी, तो ये हिंदी में से आपको ध्यान रखना है, गद्य और पद्य जो हिंदी के आपके खंड हैं, इनमें से गद्य में से भी एक कंपलसरी है, पद्य में से एक कंपलसरी है। फिर 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको कहीं से भी कर लेने हैं। तो इसलिए जो यहाँ पे गद्यांश दिया जा रहा है, आपने देखा होगा पद्य में भी कभी सीधे प्रश्न नहीं पूछा गया है, न गद्य खंड से आपसे इस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है। सीधे सीधे आपको कोटेशन वर्ड को उठा के गद्यांश आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है और उसी से आपसे प्रश्नोत्तरी उठा दे रहे हैं। अगर आप गद्यांश के थ्रू आप ये माइंड वो कर रहे हैं कि वहाँ पे गद्यांश रहेगा, हम उसके अकॉर्डिंग प्रश्न का उत्तर लिख लेंगे, वो गद्यांश आपको केवल ये मोटिवेट करने के लिए कि हाँ ये गद्यांश उस चैप्टर का है, लेकिन जो प्रश्नोत्तरी रहेगी वो उससे थोड़ा डिफर है, एकदम बाहर से वो प्रश्नोत्तरी पूछ रहे हैं। इसलिए चैप्टर अगर वो जहाँ पे आपको कोटेशन वाला पंक्ति दी जा रही है उसके ऊपर नीचे से प्रश्नोत्तरी बनी हुई है, इसलिए अगर आपने वो कोटेशन समझ ली कि ये कोटेशन इस चैप्टर की है, अगर आप चैप्टर पकड़ लिए तो आप प्रश्नोत्तरी को आराम से कर सकते हैं। इन बातों को खासकर ध्यान रखेंगे। और अब पढ़ते हैं इनकी कहानी काकी। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली। मैंने बहुत अच्छी इसमें प्रश्नोत्तरी क्रिएट करी है, बाद में अंतिम तक वीडियो को सुनिएगा और अंतिम में बहुत अच्छी प्रश्नोत्तरी है जो एक तरह से निचोड़ आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से कहानी को सुनिएगा, इसमें कौन से पात्र आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, ठीक है। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है और घर के सब लोग उसे घेर कर बैठे बड़े करुण ढंग से विलाप कर रहे हैं। लोग जब उमा को शमशान ले जाने के लिए उठाकर ले जाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथों से छूटकर वह उमा के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही है, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो? मैं न जाने दूंगा। लोग बड़ी कठिनता से उसे हटा पाए। काकी के दाह संस्कार में उसे नहीं जाने दिया। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा न रह सका। यहाँ आवरण शब्द आया। आवरण हम कहते हैं ना कि इस पर आवरण डाल दो, यानी कि पर्दा डाल दो। तो यानी कि जो उसके आंखों पे पर्दा डाला था कि तुम्हारी माँ जो है वो मामा के घर गई है, ये जो पर्दा उसके आंखों में पड़ा हुआ था ये ज़्यादा दिन नहीं टला, यानी कि उसको बात पता चल गई थी बाद में, इसलिए यहाँ आवरण का अर्थ याद रखेंगे, वो पर्दे से है। आसपास के अबोध बालकों के मुख से ही वह प्रकट हो गया, पर बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई है। तो ये जो पर्दा डाला गया था, आवरण, जो विद्वानों के द्वारा, वो खुल गया था। कह रहे हैं कैसे खुला? जो पड़ोस के आसपास के जो अबोध बालक हैं, जो नहीं जानते, उन्होंने रामू को बता दिया कि तुम्हारी जो माँ है वो मामा के घर नहीं, भगवान जी को के घर, यानी कि राम जी के घर चली गई है। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो क्रमशः शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। अब जिसकी माँ मर गई, जो ये जान रहा है कि वो मामा के घर नहीं राम के घर चली गई, अब नहीं आ सकती है, तो बहुत पहले रोया। जब रो रो करके उसके आंसू सूख गए, अब आंसू तो नहीं निकल रहे थे, लेकिन एक जो माँ की कमी होती है, जो शोक उसके अंदर था, वो उसके अंदर दिख ही रहा था। वर्षा के अनंतर 1-2 दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है। कहने का मतलब है जैसे वर्षा जब होती है, आप लोग देखते हैं ना कि पानी जो होता है ना वो गिरता है नीचे, लेकिन वर्षा के अनंतर मतलब उसके बाद, जब वर्षा समाप्त हो जाती है उसके बाद क्या होता है,
तो जो 1-2 दिन में जो पानी पृथ्वी के ऊपर पानी रहता है वो अगोचर हो जाता है। अगोचर किसको कहते हैं? जो दिखाई नहीं देता है, ठीक है। परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है। लेकिन जो ऑब्जर्व किया है ना, धरती ने अपने अंदर उस पानी को ऑब्जर्व किया है, तो वो अंदर गीला दिखेगा। अगर आप ज़मीन खोदेंगे तो थोड़ा गहरा खोदे तो ऐसा लगेगा कि बारिश हुई थी अंदर, क्योंकि आर्द्रता जो नमी होती है ना वो देखने को मिलती है। लेकिन ऊपर अगर धरती की परत पे देखेंगे तो ऐसा नहीं लगता है कि बारिश अब हुई है, क्योंकि वो तो अगोचर है, छिप जाती है। लेकिन उसकी नमी अंदर देखने को मिलती है। यहाँ ये वर्ड यूज करने का, ये पंक्ति यूज करने का मतलब इतना ही है कि जो शामू की जो स्थिति हो रही थी वो ऐसी याद है। भले ही जो चोट लगी थी उसको माँ के मरने की, वो ऊपर से तो सूख रही थी, जैसे हमने पढ़ा कि आंसू उसके सूख रहे थे, वो देखने में तो नहीं लग रहा था। लेकिन उसके अंदर देखेंगे ना, यहाँ नमी का मतलब है उसके अंदर जो पीड़ा थी ना वो दिखाई दे रही थी, वो अंदर थी उसके। ये यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से दिखाई दे रहा है, ठीक है। आगे कहते हैं कि जो आर्द्रता है वो बहुत दिनों तक बनी रहती है। वैसे ही उसके अंतःस्थल में वह शोक जाकर बस गया था। वैसा ही जैसे वर्षा की स्थिति को दर्शा रहे हैं, बाहर से देखने में तो वो अगोचर हो जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर अगर आप खोद दें मिट्टी को तो आपको आर्द्रता दिखेगी। बिल्कुल ऐसी ही स्थिति उस शामों की भी हो रही थी। बाहर से देखने में तो वो थोड़ा सा शोक रहित दिखता था, लेकिन अंदर जो अंतःस्थल है उसका, वहाँ जाकर के उसका दुख क्या हो गया था? बस गया था। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता था। और जब उसको बहुत दुख होता था ना, जब उसको पता चला था कि माँ उसके आकाश में राम के पास है, तो वो ताका करता था आकाश की तरफ, देखा रहता था कि क्या वहाँ माँ दिखेगी, या जो भी उस बच्चे बाल मन की कल्पना हो। वो ये वैसे भी बाल मनोविज्ञान पे आधारित कवि इनकी कहानी है, तो वो सोच रहा होगा उनकी कल्पनाओं में कि मेरी माँ आकाश में है, तो वो देख रहा है, शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता था, यानी कि देखा करता था। एक दिन उसने ऊपर आसमान में पतंग उड़ती देखी। अब क्या होता है, जैसे रोज आसमान को ताकता था, तो एक दिन रोज वैसे ही बैठा है और देखता है कि एक पतंग आसमान में उड़ रही है। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। अब देखिए, जिसके मन में इतना शोक था, उस पतंग को देख करके उसका हृदय खुश हो गया, यानी कि उसके मन में कोई विचार कौंध गया होगा, है ना। तो वो उस पतंग को देख करके उसका हृदय एकदम खिल उठा। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो। और उस पतंग को देखकर जो उसके अंतर्मन में एक बात कौंधी थी, उसी को वो सोच करके अपने पिताजी यानी कि जो विश्वेश्वर यानी कि काका, तो तीनों नाम आप ध्यान रखेंगे, ये इनके पिता हैं। पिता को इन्होंने काका नाम से संबोधित किया और उनका नाम विश्वेश्वर है, ठीक है। तो उनके पास जाकर बोलता है कि काका मुझे पतंग मतलब मंगा दो। तो ये बात किसने कही है? शामू ने कही। पत्नी की मृत्यु के बाद अब जैसे बेटे की स्थिति हो रही है, वैसे विश्वेश्वर की हुई है। वो कहते हैं कि पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अन्य मनस्क रहा करते हैं। अन्य मनस्क मतलब यहाँ आपको दिया है कि जिसका मन कहीं और लगा हो। यहाँ पर मन कहीं और लगा हो से तात्पर्य आप ये समझिए ना कि पत्नी उन्होंने खो दी है, तो अब उनका मन कहीं पे लग नहीं पा रहा है, एकदम अन्य मनस्क हो गया है। थोड़ा इधर लगा, थोड़ा उधर लगा, थोड़ा उधर, यानी कि एक जगह पे उनका मन अब स्थिर नहीं था, यानी कि अन्य मनस्क रहा करते थे। उन्हें भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, कभी भटकते रह रहा था उनका मन, ऐसे समझिए। अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से कहीं और चले गए। जब इन्होंने पतंग मांगी शामू ने विश्वेश्वर से, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मंगा दूंगा, ऐसा कह करके उदास होकर के वो वहाँ चले गए। यानी उनको भी पत्नी की याद सता रही थी। शामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। अब उसके मन में जो भी विचार आया हो उसको पाने का उसके अंदर क्या हो गई थी? उत्कंठा जाग गई। चाहे जैसे भी प्राप्त हो, बस उसको पतंग चाहिए थी। उत्कंठा मतलब एक जिज्ञासा, ठीक है, जो ज़्यादा होती है, ज़्यादा तीव्र गति से जब उस किसी को चाहने की स्थिति होती है, मिल जाए की इच्छा होती है, तो उसको कहते हैं उत्कंठा। तो पतंग को प्राप्त करने की उसको वो बहुत उत्कंठित था। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक न सका, और जो उसको पतंग प्राप्त करने की इच्छा थी ना, उसको रोक नहीं पा रहा था। पिता ने तो दे दूंगा कहा और चले गए, लेकिन उसके अंदर जो उत्कंठा थी वो तो शांत नहीं हुई। अब वो कैसे भी करके पतंग प्राप्त करना चाहता था। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। अब उसके दिमाग ने क्या सोचा कि ये पिताजी का कोट टंगा हुआ है, तो विश्वेश्वर का कोट जहाँ पे टंगा हुआ था वहाँ गया। इधर उधर देखकर उसने एक स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। अब वही दुष्टता वाला काम करने लगे। पिता ने तो दिया नहीं, पिता ने कहा कि दे दूंगा, लेकिन दिया नहीं। अब उसके अंदर उत्कंठा थी, उसको शांत करना था। तो देखा पिता का कोट एक हैंगर में टका हुआ है, तो वहाँ जा करके इधर उधर देखा कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है, और
वहाँ पे जो स्टूल था उसको सरका कर रखा और ऊपर चढ़ कर के कोट की जेबों को टटोला उन्होंने। उसमें से एक चवन्नी का आविष्कार करके वह वहाँ से तुरंत भाग गया, है ना। आविष्कार मतलब खोज करना, है ना। अब जो पिता की जेब है उनको टटोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, तो उनको वहाँ से क्या मिली, चवन्नी मिली, और उस चवन्नी को लेकर के वो वहाँ से तुरंत भाग गया। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का समवयस्क साथी था। यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ जो हम पहले भी पढ़े थे कि एक दासी उसको संभाली थी, तो ये पूरे चैप्टर में उस दासी का तो नाम नहीं है। जब माँ को ले जा रहे थे जलाने के लिए, मतलब जब उनका शमशान की तरफ ले जा रहे थे, तो उस समय वहाँ पे एक दासी द्वारा इनको पकड़ा गया, ये बात आई है। तो बाद में एक दासी का और जिक्र आ रहा है जिसका नाम सुखिया है। तो वहाँ पे तो आपके पाठ में और कोई दासी तो आई नहीं है, तो जो सुखिया दासी यहाँ पे है वहीं पे वो आगे जो दासी करके आया है वो दासी ही थी जो उस समय माँ की मृत्यु के समय भी इनको संभाली थी। तो कौन थी, सुखिया दासी थी, ठीक है। सुखिया दासी का लड़का भी था, एक बेटा भी था उनका, उसका नाम था भोला। और ये क्या है, समवयस्क। समवयस्क मतलब एक जैसे उम्र के होना, ठीक है। समवयस्क मतलब समान आयु के, समवयस्क, ठीक है, जिसकी आयु समान हो। तो एक तरह से भोला और श्यामू समान आयु के थे। तो जो अब पूछा जा सकता है कि भोला किसका पुत्र था, तो सुखिया दासी का पुत्र है। समवयस्क किसका था, तो श्यामू और भोला समवयस्क थे, तो इनको ध्यान में रखेंगे। ये जो था सुखिया दासी का लड़का जो भोला था, श्यामू का समवयस्क साथी था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा। अब वो चवन्नी लेके किसके पास गया, सुखिया दासी के बेटे भोले के पास गया, और उसको देखे क्या कहता है, यहाँ पे कोटेशन आ रही है, इस कोटेशन को स्मरण रखिएगा, ठीक है। क्या कह रहा है, देखो, ये कह रहा है कि अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो, खूब अकेले में लाना, कोई जान न पाए, ठीक है। अब यहाँ पे जीजी शब्द आया है, ये किसके संदर्भ में आया है पता नहीं। यहाँ जीजी दो चीज़ों से आप अर्थ निकाल सकते हैं, या तो इनकी जो सुखिया दासी है उनके संदर्भ में, या जीजी का संदर्भ यहाँ पे दीदी के लिए आ सकता है, ठीक है। तो ये कहता है भोला से कि तुम अपनी जीजी से कहकर चुपचाप एक पतंग और गुपचुप करके, मतलब चुपचाप तरीके से एक पतंग और एक डोर मंगा दो। देखो, खूब अकेले में लाना, कोई जान न पाए। और उसको भी समझा रहा है कि मैंने तुमसे मंगाई है, ये बात कोई जान न पाए, बस चुपके से लेके आना। पतंग आई, एक अंधेरे कमरे में उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से न कहो तो एक बात कहूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ ना, अब ये छिपे छुपाए काम कर रहे थे, तो बिल्कुल वही बात यहाँ भी हुई कि वो श्यामू से धीरे से कहा, भोला किसी से न कहो तो एक बात कहूँ। अब एक बात कह रहे हैं, क्या बात कह रहा है श्यामू। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, किसी से नहीं कहूँगा। यानी कि भोला तैयार है उसको सुनने के लिए। श्यामू को बोला कि हाँ श्यामू तुम सुना लो, मैं किसी से नहीं कहूँगा। श्यामू ने सिर हिलाकर कहा, क्या कहते हैं सिर हिला के, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूँगा, है ना। अब देखो यहाँ बात वही आ रही है, इसके दिमाग में जो पतंग को प्राप्त करने की इच्छा थी ना, क्यों वो पतंग को मंगा रहा था अपनी माँ से, क्योंकि उसने जो सुना था ना कि उसकी माँ राम के वहाँ गई है, तो यहाँ पे मतलब वो पतंग को राम के वहाँ भेजना चाह रहा है। कहीं ना कहीं उसकी जो भावनाएं हैं वो उनकी माँ तक पहुँचाने वाली बात यहाँ पे है पतंग के माध्यम से। तो वो कह रहे हैं कि मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूँगा, इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेंगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम भी लिख देता। अब वो जो बात उसके मन में थी सबसे पहले उसने अपने भोला को बताई, जब वो अंधेरे कमरे में उसके साथ पतंग में डोरी बांधने का काम कर रहा था। तो उसने कहा कि मैं तुमको एक बात बताऊंगा, तुम किसी को बताओगे तो नहीं। उसने उसको आश्वासन दिया भोला ने, नहीं वो किसी को नहीं बताएगा। अब यहाँ वो अपनी बात का खुलासा कर रहा है कि उसने पिताजी से क्यों पतंग मांगी है, क्योंकि उस पतंग को वो कहाँ भेजना चाहता है, राम के पास भेजना चाह रहा है। और राम के पास जब वो भेजेगा तो उससे उसके पतंग की डोरी से उसकी जो काकी है वो नीचे उतरेगी, कहता है। और कहता है कि मैं लिखना तो नहीं जानता, लेकिन अगर मैं जान रहा होता तो मैं इसमें क्या करता, नाम भी लिख देता, यानी काकी का नाम भी लिख देता, तो सीधे काकी तक वो पहुंच जाती। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। यहाँ प्रश्न बन सकता है कौन किससे अधिक समझदार है, तो भोला जो है वो श्यामू से अधिक समझदार था। उसने क्या कहा, देखो भोला का कथन आ रहा है, इसलिए इस अब इन्वर्टेड को ध्यान में रखना कि किसने कहा था, ठीक है। भोला क्या कहता है, देखो बात तो बहुत अच्छी है, परंतु एक कठिनता है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती, इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब
ठीक हो जाएगा। अब बाल मन है ना, देखो कितना मतलब श्यामू तो पतली रस्सी लाया था और पतंग लाया था, लेकिन भोला को समझदार दिखाते हुए क्या बताया जा रहा है कि जब ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल अच्छी है कह रहा है भोला, लेकिन कह रहा है ना कि जो ये पतंग में तुम रस्सी लगाए हो ये तो बहुत पतली है, अब काकी बड़ी है भाई, कैसे वो पतंग से नीचे आएगी, इसके लिए तो मोटी रस्सी लगानी चाहिए। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि डोरी पतली हो गई कह रहा है भोला, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं पाएगी क्योंकि ये टूट जाएगी, और पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। अब ये कथन है किसका? भोला का कथन है, ध्यान रखेंगे इसके ऊपर नीचे से यहाँ पे प्रश्न उठाया जाएगा। तो ये कथन भोला का है। श्यामू गंभीर हो गया। अब उसके दिमाग में भी उसने सोचा कि सही कह रहा है, तो वो भी गंभीर हो गया। मतलब यह कि बात लाख रुपए की सुझाई गई है, तो अपना भी मान रहा है कि बात तो तुमने मतलब भोला लाख रुपए की सुझाई है, परंतु कठिनता यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। अब उसके पास फिर पैसे वाली वही समस्या आ रही है श्यामू के पास। तो कह रहा है तुमने तो बिल्कुल लाख टके की बात की है, लेकिन अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम है नहीं, और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। अब देखो ये क्या कह रहा है कि मेरे पास तो कोई पैसे वैसे है नहीं, और घर के जो लोग हैं इनको तो कोई दया माया था नहीं उनको। अगर उनको दया माया होती तो वो काकी को जलाते ही नहीं, वो तो जला आए हैं। वे उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। अब अगर मैं मोटी रस्सी के लिए उनसे कुछ मांगूं तो मेरे ये घर वाले जो बिना दया माया के काकी को जला के आए, ये कुछ भी नहीं देंगे। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। अब वो बात मोटी रस्सी की थी, तो इसकी वजह से वो बहुत दुखी था और रात भर सो नहीं पाया। पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन उसने विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपया निकाला। अब जो पहले उसने चवन्नी लेने के लिए किया था, वैसा ही उसने मोटी रस्सी को लाने के लिए फिर विश्वेश्वर की कोट से क्या किया था, 1 रुपया निकाला। ध्यान रखेंगे, एक बार चवन्नी निकाला है और एक बार मोटी रस्सी को लेने के लिए उसने 1 रुपया निकाला है। ले जाकर भोला को दिया और बोला, फिर इसको भी भोला को दिया, और क्या कहता है, देखो भोला, किसी को मालूम न होने पाए अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगा लेना। अब यहाँ 1 रस्सी नहीं मंगा रहा है, बल्कि कह रहा है कि तुम 1 रुपया ले जाओ और 2 रस्सियां लाना। अब बता रहा है 2 रस्सी क्यों लानी है। कहता है कि 1 रस्सी ओछी पड़ेगी, और यहाँ पे आपको ये इस ओछी शब्द को ध्यान में रखना है। ये शब्द के एकदम विपरीत अर्थ दे रही है। ओछी का मतलब है छोटी पड़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ओछी शब्द आपको, अगर यहाँ पे कोई प्रश्न क्रिएट करता है ओछी को लेके, तो ओछी क्या पढ़ रही थी, किसके लिए ओछी शब्द का प्रयोग किया है, इस तरह से तो ध्यान में रखना है कि वो जो रस्सी है, दोबारा जो मोटी रस्सी मंगाई जा रही थी, 1 छोटी पड़ेगी कह रहा है, तो यहाँ पे ओछी का मतलब ही छोटी है, ठीक है। तो 1 रस्सी छोटी पड़ेगी, तुम 2 ले आना। ये कौन कहता है? श्यामू कहता है भोला से। जवाहर भैया से मैं एक कागज पर काकी लिखवा रखूंगा, नाम की चिट रहेगी तो पतंग उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। अब यहाँ पे नाम लिखना तो ये नहीं जान रहा था श्यामू, तो इसमें नाम कौन लिखेगा उसका बताया कि ये जवाहर करके एक भैया आए हैं यहाँ पे, तो जवाहर भैया से ये नाम लिखवाएंगे उसमें काकी का पतंग में, और जिससे काकी के वहाँ पर पतंगों को पहुँचने में क्या होगी, सहूलियत हो जाएगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अब मोटी रस्सी आ गई और उसमें अब ये क्या कर रहे हैं, अंधेरी कोठरी में बैठ करके उसमें रस्सी बांध रहे हैं। अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण करे हुए विश्वेश्वर वहां आ गए। अब उग्रता से भरे हुए, अब किसी के जेब से 1 रुपया गायब होगा तो उग्र तो होगा ही ना। तो उनके पिता को पता चलता है कि चोरी करके बच्चे गए हैं, तो उग्र होकर के वो वहां आ जाते हैं। भोला और श्यामू को धमका कर बोलते हैं, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। अब पूछ रहे हैं, क्योंकि देखा तो उन्होंने भी नहीं है, पूछ रहे हैं डांट करके, धमका करके, क्या तुमने हमारी कोट से रुपया निकाला है। भोला सक पकाकर एक ही डांट में मुखविर हो गया। मुखविर कहते हैं मतलब जैसे डर जाना है ना, तो ये जो भोला था, ठीक है, मतलब डर के मतलब ये होता है कि जैसे वो धमका रहे थे तो डर से मुखविर होना मतलब भेद खोलने वाला है ना। तो जो वो था वो इतना डर गया था उनके धमकाने से विश्वेश्वर के, कि वो मुखविर मतलब जो कुछ भी श्यामू ने उसको बताया था उसको भेद खोलने वाला ये हो गया था। ये आप कह सकते हैं इसको, मुखविर मतलब भेद खोलने वाला। बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। अब यहाँ मुखविर जो भेद खोल दिया उसने, है ना, जैसे हम कहते हैं ना विभीषण ने रावण का भेद खोला था राम जी के सामने, तो उसी तरह से
एकदम अगर भगवान जी को नहीं बताते तो वो कैसे जान पाते कि रावण कैसे मर पाता है। तो इसी तरह से विभीषण को भी मुखबिर का काम करने वाला कहा जा सकता है। तो ये जो मुखबिर था, क्योंकि भोला सब जान रहा था श्यामू के बारे में, श्यामू ने भी उसका सहयोग भी किया था उसने, तो वो मुखबिर हो गया, यानी कि भेद खोलने वाला हो गया। जब डरा तो उसने क्या किया, सारा कुछ बता दिया किसको, विश्वेश्वर को। और क्या कहता है भोला कि श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा। अब जैसे ही उसको पता लग गया कि इसने बता दिया है कि श्यामू ने उसको चुराया है, तो वो क्या करते हैं, जाकर के श्यामू को 2 तमाचे जड़ देते हैं और कहते हैं चोरी सीख कर जेल जाएगा। अब प्रश्न करते हैं, इस तरह से चोरी कर रहे हो तो जेल जाओगे, अच्छा तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ। और फिर कहते हैं कि अब तुझे अच्छी तरह से समझाता हूँ। यह कहकर फिर तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। फिर क्या किया, और तमाचा जड़ा उनको, 1-2 ही तमाचे से नहीं हुआ, फिर और तमाचा जड़ा और कान भी उसका रगड़ा श्यामू का। और उसके बाद जो उसके हाथ में पतंग थी उसको क्या किया, इन्होंने फाड़ डाला। अब रस्सियों की ओर देखकर कहा, ये किसने मंगाई। फिर प्रश्न कर रहे हैं, अब रस्सियाँ मोटी मोटी मंगाई गई थी तो उसको देख के गए, ये किसने मंगाई। भोला फिर क्या उत्तर देता है, इन्होंने मंगाई थी। कहते थे इनसे पतंग तान कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। अब बता रहे हैं, उस समय तक तो बताया नहीं है, शायद मार भी नहीं खाता अगर पहले बता दिए होते तो। अब यहाँ पर भोला जो स्टेटमेंट कह रहा था, कहते हैं भोला जो स्टेटमेंट यहाँ पे कहता है उससे विश्वेश्वर का हृदय मतलब फिर परिवर्तित हो जाता है। देखिए कि क्या कहता है वो, कि इन्होंने ही ये रस्सी मंगाई है। क्यों मंगाई है, कि इनसे पतंग तान कर, मतलब पतंग को उड़ा करके जो ऊपर पहुंचाएंगे तो काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। और जब वो ऊपर चली जाएगी तान के तो काकी को उन रस्सियों से नीचे उतारेंगे, इसलिए ये रस्सियाँ मंगाई गई हैं। भोला विश्वेश्वर को बताता है। विश्वेश्वर हदबुद्धि होकर वहीं खड़े हो गए। अब यहाँ हदबुद्धि मतलब जो कुछ सोच पाने की अवस्था में ही नहीं हो, यानी कि उसकी बुद्धि थोड़ी देर के लिए वो हो जाती, कहते नहीं है स्तब्ध हो जाना या एकदम स्टैच्यू की तरह, तो ऐसे हो गए। जब उन्होंने ये सुना कि इन बच्चे के मन में कैसी बातें आ रही हैं तो वो हदबुद्धि हो गए, एकदम कुछ सोच पाने की अवस्था में नहीं थे कि उन्होंने क्या किया, और एकदम खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठा कर देखी। अब जब ये जान लिया तो उसको उठाई, उन्होंने फटी हुई पतंग को उठाया और जब उसको देखा उस पर चिपके हुए कागज़ पर लिखा हुआ था काकी। और जब उसको अच्छे से खोला तो देखते क्या है कि उसमें एक कागज़ पे लिखा हुआ है काकी। काकी मतलब श्यामू की माँ। तो स्वाभाविक सी बात है ना, कोई बच्चे की इस तरह की हरकत को देखेगा कि वो अपनी माँ को बुलाने के लिए सारे कार्य कर रहा, तो कोई भी पिता का हृदय क्या है, वो एकदम स्तब्धित हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बहुत मार्मिक ढंग से बताई गई है। तो बाल मनोवैज्ञानिक की एक कहानी थी, बहुत सुंदर कहानी, सियाराम शरण गुप्त की, और नाम है काकी। ठीक है, अब ये काकी नाम थोड़ा भ्रमित करने वाला है। काकी इनकी माँ रहती है श्यामू की और विश्वेश्वर की पत्नी रहती है। इसको आप दिमाग में बिठाए रखेंगे। कैसे रखेंगे, क्योंकि एक जगह कहा है विद्वानों के द्वारा, क्या कहा गया, ये अपने मामा के घर गई हैं। तो मामा किसी लड़के का मामा यानी कि उसकी माँ का भाई होगा, तो क्या हो गया, ये माँ और बेटे वाला रिश्ता हो गया है ना। तो इस तरह से ध्यान में रखेंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं, शुरू में भी इसमें एक पंक्ति आई है जहाँ पे बताया है कि उसकी माँ नीचे से ऊपर एक कपड़ा ओढ़कर कंबल लपेट करके भूमि में सोई है, तो वहाँ पर सीधे से माँ बोला गया है। तो इसलिए काकी वो बुलाता था, वो बात अलग है। तो ध्यान में रखना है कि वो अपनी माँ को क्या बुलाता था, तो काकी बुलाता था। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। अब मैंने इससे जितना भी मुझे लगा कि ये प्रश्नोत्तरी पूछे जाने योग्य है, तो एक शॉर्ट तरीके से जो निचोड़ जिसको आप कह सकते हो उसको मैंने बना रखा है। इसको आप एक बार मोटे मोटे तौर पर जरूर से देखें। आइए देखते हैं कुछ प्रश्नोत्तरी को। देखिए, सियाराम शरण गुप्त का जो अगर जीवनी लिखने को आती है, कौन सी बातें उनके लिए महत्वपूर्ण है, वो मैंने पॉइंट आउट यहाँ पे निकाल रखा है। इसको देखिए। जन्म इनका झांसी चिरगांव सन 1895 में है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के ये भाई हैं। घर पर ही गुजराती, अंग्रेजी, हिंदी भाषा इन्होंने सीखी है। विश्व प्रेम, विश्व शांति, सत्य और अहिंसा से आजीवन ये प्रभावित रहे हैं। दीर्घकालीन साहित्य सेवा के लिए 1962 में सरस्वती हीरक जयंती के अवसर पर इनको सम्मानित किया गया। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा सुधाकर पदक इनको मिला है। 1963 में इनका निधन हो गया। इनके काव्य खंड है अनाथ,
आद्रा और दूरबादल। कहानी संग्रह इनकी मानुसी है। नाटक इनका पुण्य पर्व है। कविता संग्रह अनुरूपा तथा अमृतपुत्र है। और उपन्यास इनका नारी और गोद है, साथ में एक अंतिम आकांक्षा भी है। निबंध संग्रह इनका झूठ और सच है। तो ये छोटी सी जानकारी सियाराम शरण गुप्त के लिए, इसमें से आप 5-7 बिंदु भी याद कर लेते हैं तो आपका एक प्रश्न सही हो जाएगा। अब देखिए काकी इनकी कहानी है, सियाराम शरण गुप्त इनका नाम हो गया। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो पात्र हैं, इन पात्रों का नाम आपको विशेषता ध्यान रखना है। कभी कभी पात्रों को देकर के पूछ लेता है कि ये किस कहानी से संबंधित हैं। तो यहाँ पे पात्र जो आए हैं काकी के, एक श्यामू है। आप उस बच्चे की कल्पना करिए, एक बच्चा जो श्यामू, काकी का बेटा जो रहता है श्यामू, या विश्वेश्वर का पुत्र उमा। उमा यहाँ पे जो हम काकी करके पढ़ रहे हैं ना, जो काकी मर जाती हैं, तो काकी का नाम ही उमा है, यानी कि श्यामू की माँ है। उमा कौन है? श्यामू की माँ है। दूसरे शब्दों में कहें तो विश्वेश्वर की पत्नी है। तीसरे शब्दों में कहें कि ये काकी के रूप में हमारे सामने आई है। ठीक है, काकी, या पूछ ले काकी का नाम क्या है भ्रमित करने के लिए, तो उमा नाम है। श्यामू की माँ का क्या नाम है? उमा है। विश्वेश्वर की पत्नी का क्या नाम है? तो उमा है। दासी, दासी करके यहाँ पे एक शब्द आ रही थी जो शुरू में आई है, और इसने बच्चे को संभाला था जब उसके अर्थी को वहाँ से ले जाया जा रहा था। तो ये दासी, पूरे उसमें 2 बार दासी का टॉपिक आया है। एक बार दासी के रूप में उसका नाम नहीं दिखाया गया है, लेकिन बाद में जो दासी आती है उसका नाम सुखिया है। तो संभवतः जो सुखिया दासी के रूप में आई है वही दासी थी जो इसको उस समय माँ की अर्थी ले जाते समय संभाले हुए थी। ठीक है, तो दासी करके एक आई है, जिस मृत्यु के समय किसने संभाला था, तो एक दासी ने, आपको ध्यान में रखना है। विश्वेश्वर ये पिता हैं किसके? श्यामू के, और जिसको आप काका कह सकते हैं। ठीक है, ये अगर माँ को काकी बुलाता था तो पिता को काका बुलाता था। ठीक है, फिर है सुखिया, ये दासी है, आपने पढ़ा था सुखिया कौन है? दासी है। और भोला, ये दासी जो सुखिया दासी है उसका बेटा है, और ये श्यामू का क्या है? समवयस्क है। यहाँ पे एक जवाहर पात्र का नाम आया है, आपने ध्यान दिया होगा, जवाहर पात्र, जिससे इन्होंने पतंग पे क्या लिखवाया था? काकी का नाम लिखवाया था। ठीक है, तो ये थे पात्र इसमें। अब जो छोटे छोटे प्रश्न पुटअप हो रहे हैं, एक दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने क्या देखा? उसने देखा, अब यहाँ मैं शॉर्ट में लिखी हूँ, आपको प्रश्न का पूरा ऊपर से लिखना है। ठीक है, एक दिन जब श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर भर में कोहराम, रोना या कल्पना देखा था। ठीक है, कोहराम का मतलब ही क्या होता है? रोना, लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे, कलप रहे थे। तो जो कलप, ये कोहराम शब्द आया है, इसका अर्थ अगर पूछते हैं तो रोना, कलपना, बिलखना, ये हो गया। दूसरा प्रश्न है, मैंने आधा शॉर्ट आंसर डाल रखा है हर जगह कि आपको अच्छे से वो याद हो जाएगा। आपको जब उत्तर लिखना होगा, इस शॉर्ट आंसर को आप क्वेश्चन उतार के, कोई आधा क्वेश्चन दे करके फिर आंसर को लिखेंगे। ठीक है, श्यामू की माँ नीचे से ऊपर तक कपड़ा ओढ़े कंबल पर कहाँ सो रही थी? ये भूमि शयन कर रही थी। तो आपने देखा होगा जब कोई मृत हो जाता है तो उसको भूमि में सुला दिया जाता है। तो इसी तरह से जो श्यामू की माँ नीचे से ऊपर तक कपड़ा ओढ़े कंबल पर भूमि में शयन कर रही थी। ठीक है, तो ऐसे आपको आंसर देना है। अगला प्रश्न है, श्यामू की माँ का नाम क्या था और वह उसे किस नाम से बुलाता था? तो श्यामू की माँ का नाम उमा था और वह उसे काकी के नाम से बुलाता था। श्यामू के पिता का क्या नाम था और वह उन्हें क्या बुलाता था? तो श्यामू के पिता का नाम विश्वेश्वर था और वह उन्हें काका कह के बुलाता था। श्यामू का समवयस्क कौन था तथा वह किसका पुत्र था? तो श्यामू का समवयस्क भोला था और वह सुखिया दासी का पुत्र था। जब लोग उमा को शमशान ले जाने के लिए उठाकर ले जाने लगे तो किसने उपद्रव मचाया था? तो श्यामू ने। तो उत्तर क्या देंगे? जब लोग उमा को शमशान ले जाने के लिए उठाकर ले जाने लगे तो श्यामू ने बहुत उपद्रव मचा दिया था। आगे प्रश्न है, श्यामू लोगों के हाथ से छूटकर कहाँ गिरा था? तो श्यामू लोगों के हाथ से छूटकर उमा के ऊपर गिर गया था। मुश्किल से श्यामू को हटा राम राम कह किसने उसे संभाला था? तो मुश्किल से श्यामू को उमा के ऊपर से हटाकर राम राम कह के एक दासी ने उसको संभाला था। केवल दासी का जिक्र आया है, लेकिन पूरे चैप्टर में दासी आने से ये सुखिया को ही क्या दिखाता है? ये सुखिया ही दासी होगी, उसको दिखाता है। बुद्धिमान गुरुजनों ने श्यामू को किस चीज़ का विश्वास दिलाया था? तो बुद्धिमान गुरुजनों ने श्यामू को इस बात का विश्वास दिलाया था कि उसकी काकी मामा के घर गई है। श्यामू को किसके द्वारा पता चला है कि उसकी माँ मामा के घर नहीं बल्कि राम के घर गई है? तो ये पूरा आंसर कैसे देंगे? श्यामू को जो आसपास के अबोध बालक थे उनके मुंह से पता चलता है कि उसकी माँ मामा के घर नहीं बल्कि राम के घर गई है।
अकेले में बैठे रहने वाले श्यामू एक दिन किसे देखकर खिल उठा, अर्थात उसका जो हृदय है वो एकदम से खिल उठा था, किसको देख करके? तो आपका उत्तर होगा अकेले में बैठे रहने वाला श्यामू एक दिन आसमान में जो उड़ता हुआ पतंग देखा था, उसको देख करके उसका हृदय एकदम खिल उठा था। श्यामू ने किसके पास जाकर पतंग मांगी? श्यामू ने अपने पिता विश्वेश्वर के पास जाके पतंग मांगी। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर कैसे रहा करते थे? पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अन्यमनस्क, अर्थात जिसका मन कहीं और लगा हो या कहीं भी ना लग रहा हो, उस ऐसी स्थिति में विश्वेश्वर रह रहे थे। पिता द्वारा पतंग के लिए पैसे न मिलने पर श्यामू ने क्या किया? पिता द्वारा पतंग के लिए पैसे न मिलने पर श्यामू ने खोटे पर टके विश्वेश्वर के कोट को इधर उधर देखकर एक स्टूल सरकाकर रखा और कोट टटोलकर उसमें से चवन्नी का आविष्कार कर वहां से वो भाग गया था। श्यामू ने किसे चवन्नी देते हुए यह कहा कि अपनी जीजी से कहकर पतंग और डोर मंगा दो? तो श्यामू ने भोला को चवन्नी देते हुए कहा था कि अपनी जीजी से कहकर पतंग और डोर मंगा दो। श्यामू ने पतंग को क्यों खरीदा? श्यामू ने पतंग को इसलिए खरीदा क्योंकि वह उसे राम के पास भेजना चाहता था, जिसकी डोरी के सहारे उसकी काकी नीचे आ सके। पतंग की डोर पतली है, इससे काकी नीचे नहीं आ सकती, यह विचार किसका था? पतंग की डोर पतली है, इससे काकी नीचे नहीं आ सकती, यह विचार भोला का था, क्योंकि भोला क्या था, श्यामू से ज्यादा समझदारी की बातें कर रहा था। मोटी रस्सी लाने के लिए पुनः श्यामू ने विश्वेश्वर के कोट से कितने रुपए निकाले थे? मोटी रस्सी लाने के लिए पुनः श्यामू ने विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपया निकाला था, जिससे उसने 2 छोटी रस्सियां मंगाई थी। आगे प्रश्न है, पुस्तक में रस्सी के बारे में एक शब्द ओछी दिया गया है, इससे क्या अभिप्राय है? तो आपको मैं पहले भी बताई हूँ, अभी भी ध्यान दीजिएगा। ओछी का मतलब है छोटी। तो श्यामू का कहना था कि ये आप उत्तर देंगे तो पुस्तक में रस्सी के बारे में एक शब्द जो ओछी आया है उसका अभिप्राय छोटी से है, क्योंकि श्यामू एक रस्सी के छोटी होने की बात कर रहा था और 2 रस्सियां लाने के लिए उसने कहा था। श्यामू ने पतंग में एक चिट लगाने की बात सोची, जिसमें काकी लिखा होगा, जिससे पतंग काकी के पास ही पहुंचेगी। तो वह काकी किससे लिखवाना चाहता था? तो यहाँ पे जिससे काकी लिखवाना चाहता था वो कौन थे? जवाहर भैया थे। तो यहाँ पे जिससे काकी लिखवाना चाहता था उसका नाम पूछा गया है, तो जवाहर भैया थे। दोनों प्रसन्न होकर कोठरी में पतंग बांध रहे थे। अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए हुए कौन आ गए थे? तो जब ये लोग अंधेरे कमरे में कोठरी में पतंग को बांध रहे थे, तो उसी समय उग्र रूप में उनके सामने उनके पिता विश्वेश्वर आ गए थे। विश्वेश्वर के द्वारा एक डांट पड़ने पर कौन मुखबिर हो जाता है? मुखबिर मतलब भेद को खोलने वाला कौन हो जाता है? तो भेद को खोलने वाला यहाँ पे विश्वेश्वर के डांट से भोला था, जिसने बात बता दी थी। विश्वेश्वर ने किसे और कितने तमाचे जड़े थे? विश्वेश्वर ने जब ये जान लिया था कि ये सारा किया धरा श्यामू का है, तो उसने श्यामू को 2 तमाचे जड़ दिए थे। श्यामू की पतंग को किसने फाड़ डाला था? श्यामू की पतंग को मतलब रुपया चुरा करके इस तरह से पतंग खरीदने के सिलसिले में उसके पिता विश्वेश्वर के द्वारा फाड़ दिया गया था। विश्वेश्वर के पूछे जाने पर कि पतंग किसने मंगाई है, पतंग से थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन करेगा, जो डोरी है वो किसने मंगाई है, ये पूछने पर किसने प्रति उत्तर दिया था? तो भोला ने उत्तर दिया था और कहा था कि श्यामू ने मंगाई है, क्योंकि पतंग को तान कर वो काकी के पास उसको पहुंचाना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर पतंग किसने मंगाई है थोड़ा सा गलत लिखा गया है, इसको आप सही करेंगे। वो डोरी किसने मंगाई है? मोटी डोरियों को जब देखते हैं विश्वेश्वर तो पूछते हैं कि डोरी किसने मंगाई है, तो वहां पे आंसर हो जाएगा कि ये डोरी श्यामू ने मंगाई है, भोला बताता है, और इसलिए मंगाई है क्योंकि वो पतंग को तानकर काकी के वहां से नीचे उतारेंगे। भोला की बात सुनकर कौन हदबुद्ध यानी कि कुछ भी सोच पाने की अवस्था में नहीं था? तो आंसर हो जाएगा जब भोला ने ये बात बताई कि डोरी को तान करके वो पतंग को तान करके काकी को नीचे बुलाना चाहता है, तो विश्वेश्वर जो थे वो हतप्रत हो गए थे। ठीक है, हतप्रत का मतलब होता है कुछ भी सोच पाने की अवस्था में नहीं थे। विश्वेश्वर ने जब फटी हुई पतंग को उठाकर देखा तो उसमें चिपके हुए कागज पर किसका नाम लिखा हुआ था? तो आंसर होगा कि विश्वेश्वर ने जब फटी हुई पतंग को उठाकर देखा तो वहां पर चिपके हुए कागज में नाम लिखा था काकी का। तो यहाँ पर इस तरह से हमने जो क्वेश्चंस देखे ये सारे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक बार इसको स्पीड में करके सारे प्रश्नों को एक बार देखिएगा और इसमें से आपका कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।